हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जनरल पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स, कि पैरासाइट्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, पैरासाइट्स फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब से अलग कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट, जिसमें हम देखेंगे प्रोटोजोआ क्या है, मेटाजोआ क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अमीबा एंड देयर क्लासिफिकेशन, flagellates and their classification, then ciliates, microsporidia and sporozoans and their classification. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ, देन हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर अबाउट द सिस्टोड्स, ट्रिमेटोड्स एंड निमेटोड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इस सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि पैरासाइट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, या अगर वो होस्ट के अंदर रह रहे हैं तो उन पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। और वो पैरासाइट अगर होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, मतलब ऑन द होस्ट रह रहे हैं, तो वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। मतलब हमें क्या समझ आया, पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है, एक होस्ट की बॉडी की जरूरत है। अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट, और वही पैरासाइट अगर होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, ठीक है। देन जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट पे क्यों डिपेंड करते हैं, वो होस्ट की बॉडी में ही क्यों रहते हैं, क्योंकि पैरासाइट को होस्ट से दो मेन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है फूड एंड सेकंड इज शेल्टर, ठीक है। मतलब पैरासाइट्स अगर होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको बदले में दो जरूरी चीज मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है? एक तो फूड, मतलब न्यूट्रिशंस मिल रहा है। पैरासाइट्स को रहने के लिए क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। फूड चाहिए तो वो कहाँ से मिल रहा है, होस्ट से मिल रहा है। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको जगह भी चाहिए रहने के लिए, मतलब शेल्टर भी चाहिए उसको रहने के लिए, तो वो भी कहाँ से मिल रहा है, होस्ट की बॉडी से मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो पैरासाइट्स एक होस्ट की बॉडी में रह रहा है, उससे फूड ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, शेल्टर ले रहा है उससे, लेकिन पैरासाइट बदले में होस्ट को कुछ भी नहीं देता है, कोई बेनिफिट नहीं देता है। इनफैक्ट जो पैरासाइट होता है वो क्या कॉज कर सकता है, उस होस्ट को हार्म भी पहुंचा सकता है और डिजीज भी कॉज कर सकता है, ठीक है। So parasite do not benefit to the host, and in return the parasite will can cause, वो क्या cause कर सकता है, उसको harm पहुंचा सकता है और disease cause कर सकता है, ठीक है। तो ये parasites की definition है। अब हमारे सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है। ऐसे पैरासाइट जो पैरासाइट की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं उनको फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा गया, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज प्रोटोजोआ एंड सेकंड इज मेटाजोआ, ठीक है। यहाँ पे मेटाजोआ को हम हेलमिन्थ्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में क्या डिफरेंस है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही पैरासाइट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो क्या है? सबसे पहला डिफरेंस आता है मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस क्या है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के होते हैं ओनली, ठीक है। और जो मेटाजोआ होते हैं वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर काफी सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, काफी सेल से मिलकर बनती है। प्रोटोजोआ सिर्फ एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। मेटाजोआ मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी देखने में जो इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो ये है। सेकंड क्या है, फिजियोलॉजी का अगर हम डिफरेंस देखें, मतलब फंक्शंस का, तो क्या है, प्रोटोजोआ में सिर्फ एक सिंगल ही सेल प्रेजेंट है, तो वो सिंगल ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस करेगा पैरासाइट के, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन? वो सिंगल सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, मतलब सारे जो नेसेसरी फंक्शंस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वो सिंगल सेल करेगा। तो वो क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। और जो मेटाजोआ है उसमें अलग अलग सेल्स है, काफी सारे सेल से मिलकर बना है, तो हर एक सेल अपना एक यूनिक फंक्शन वहां पे परफॉर्म करेगा। तो ईच स्पेशल सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो पैरासाइट्स की डेफिनेशन हम समझ ली। पैरासाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। दोनों में सबसे पहले डिफरेंस किसका है? मॉर्फोलॉजी का। ये आप याद कर लीजिए।
प्रोटोजोआ, प्रो से आप ये याद कर लीजिए पुराना है, मतलब पुराने टाइप की चीज है, तो पुरानी चीज है तो एक सिर्फ सिंगल सेल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और सिंगल ही सेल है तो सिंगल सेल है तो उसकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या आएगा कि सिंगल सेल सारे फंक्शंस को करेगा। वहीं जो हमारा मेटाजोआ है जिसको हम हेलमिन्थ्स भी बोलते हैं, तो मेटाजोआ को आप मॉडर्न वर्ड से याद कर लीजिए। मॉडर्न मतलब आज के टाइम की चीज है, काफी सारी सेल से मिलकर बनी है। मेटाजोआ मॉडर्न से याद कर सकते हैं, मल्टीपल आप इसे याद कर सकते हैं, एम, ठीक है। तो मल्टीपल सेल से मिलकर बना है, मल्टीपल सेल से तो हर एक सेल अपना एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये प्रोटोजोआ है और मेटाजोआ में डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोटोजोआ एंड देयर क्लासिफिकेशन। प्रोटोजोआ की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली कि प्रोटोजोआ बेसिकली क्या होते हैं। अब जो प्रोटोजोआ है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज? फर्स्ट इज अमीबा, सेकेंड इज फ्लैजिलेट्स, थर्ड इज सिलिएट्स, फोर्थ इज माइक्रोस्पोरिडिया एंड फिफ्थ इज स्पोरोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोआ की ये जो पांचों चीजें है ना, ये प्रोटोजोआ की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं, मतलब ये पांचों चीजें सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इन पांचों में आपस में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा प्रोटोजोआ का वो कौन सा है? हमारा अमीबा, राइट। अब अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, अमीबा जो वर्ड है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है? अमीबी वर्ड से लिया गया है। और अमीबी का मतलब क्या होता है कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है। अमीबा का नाम अमीबा क्यों है? क्योंकि बेसिकली अमीबा का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अपने स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसका स्ट्रक्चर वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जहां भी उसे मूव करना है, कहीं नैरो चीज से मूव करना है तो एकदम सिकुड़ जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, वहां से मूव कर जाएगा। कहीं फैल कर कुछ जाना है तो अपनी बॉडी को फैलाकर भी उसको यूज में ले सकता है, ठीक है। मतलब उसकी काफी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और उस वजह से वो अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। इसलिए अमीबा को नाम दिया गया है अमीबी, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, अमीबी वर्ड से लिया गया है और क्या नाम है? अमीबा, ठीक है। अब अमीबा के पास मूव करने के लिए, अमीबा क्या है? एक मोटाइल पैरासाइट है, मूव कर सकता है। तो मूव करने के लिए उसके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बॉडी में वो क्या है? स्यूडोपोड्स, ठीक है। बेसिकली स्यूडोपोड्स क्या होते हैं? जो अमीबा है वो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। सिंगल सेल है तो सेल तो है ना उसके पास एक, अब सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। वो साइटोप्लाज्म ही एक्सटेंड होकर क्या बना लेता है? स्यूडोपोड्स बनाता है। उस स्यूडोपोड्स की हेल्प से अमीबा मूव कर सकता है। देखो इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है जिसको उसने एक्सटेंड कर लिया है, फैला लिया है और उसकी हेल्प से क्या कर रहा है? स्यूडोपोड्स बन गए जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकता है, ठीक है। वो मूव भी कर सकता है और अगर उसके सामने कोई खाने की चीज आ जाए तो स्यूडोपोड्स की हेल्प से उसको वो ऐसे ग्रैब कर लेता है और उसको इंजेस्ट कर लेता है, जो भी उसके सामने खाने की चीज आई है, ठीक है। सो अमीबी के पास मूव करने के लिए क्या है? स्यूडोपोड्स हैं। स्यूडोपोड्स बेसिकली क्या होते हैं? टेम्परेरी एक्सटेंशंस होते हैं किसके? अमीबा के साइटोप्लाज्म के, जो किस में हेल्प करते हैं? उसको मूव करने में और फूड को कैप्चर करने के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द अमीबा। सेकेंड है हमारा फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स बेसिकली क्या होते हैं? वो भी एक पैरासाइट से, मतलब सिंगल सेल से बने हुए हैं, लेकिन फ्लैजिलेट्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मूव करने के लिए, ये भी मोटाइल नेचर के होते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मूव करने के लिए वो क्या होता है? फ्लैजिलेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लैजिलेट्स, ठीक है। फ्लैजिलेट्स बेसिकली क्या होते हैं? विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विप लाइक मतलब चाबुक की तरह, थोड़े थिक होते हैं, ठीक है। चाबुक की तरह ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, इस तरीके से। एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं एक फ्लैजिलेट के ऊपर, जो फ्लैजिलेट है उसके ऊपर एक फ्लैजिलेट हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, मेनी नंबर ऑफ फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। सो फ्लैजिलेट बेसिकली एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैंडेजेस होते हैं, जिन्हें हम फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला जो जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से मूव कर सकते हैं? इसी फ्लैजिला की हेल्प से वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। सो जिनके स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैजिलेट्स। और जिनके स्ट्रक्चर के ऊपर स्यूडोपोड्स प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशंस प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? अमीबा। नेक्स्ट हमारे सामने सीलिएट्स। सीलिएट्स भी बेसिकली क्या होते हैं? पैरासाइट है, तो प्रोटोजोआ है तो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के बने हुए हैं। ये भी मोटाइल इन नेचर होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मूव करने के लिए वो क्या होता है? सीलिया, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीलिया। इस इनका नाम क्या है? सीलिएट्स। तो ये सीलिया की हेल्प से मूव कर पाते हैं। एक तो देखो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और किसी किसी में सीलिया प्रेजेंट होता है। जो फ्लैजिला होता है वो थोड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चाबुक की तरह नजर आता है। और जो हमारा सीलिया है उसमें हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, काफी बारीक हेयर लाइक और काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू फ्लैजिला, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीलिएट्स।
सो सीलिएट्स आर सिंगल सेल्ड एनिमल जिनको डिफरेंस करा गया है ऑन द प्रेजेंस ऑफ सीलिया और सिलेरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, और सीलिएट्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया क्या होते हैं, बेसिकली स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआ है, ठीक है। एक ऐसे टाइप का प्रोटोजोआ है जो सिंगल सेल्ड है लेकिन स्पोर्स को बना सकता है, राइट। अब स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्पोर का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर कोई पैरासाइट मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, मेरी बॉडी क्या देगी, रेस्पॉन्स देगी। कैसे, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, हमें फीवर आ जाता है ना, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पीएच को वो इंक्रीज कर देगी, तो कुछ वो चीजें ऐसी बनाएगी जिससे जो पैरासाइट्स है वो मेरी बॉडी के अंदर ग्रो ना करे, ठीक है। वो कंडीशंस क्या है उस पैरासाइट के लिए, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है, वो ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर पैरासाइट्स मेरी बॉडी के अंदर डिवाइड नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस पीरियड में पैरासाइट क्या करता है, अपने आप को एक स्पोर के अंदर बना लेता है, ठीक है। मतलब जब उसके चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो वो क्या बना लेता है, अपने आप को एक स्पोर स्ट्रक्चर बना देता है। और जैसे ही वो कंडीशन फेवरेबल बन जाती है, मतलब जैसे टेम्परेचर कम हो गया, पीएच डाउन हो गई, उसके फेवर में सारी कंडीशंस आ गई, तो वापस वो स्पोर से क्या बन जाता है, पैरासाइट, और फिर वापस ग्रो करने लगता है। तो ये स्पोर होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को। और जैसी अनफेवरेबल कंडीशंस चली जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, यही स्पोर वापस क्या बना देते हैं, न्यू पैरासाइट्स को बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्पोर। माइक्रोस्पोरिडिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरिडिया एक ऐसे प्रोटोजोआ है जो स्पोर फॉर्मिंग है, जो स्पोर बना सकता है, ठीक है। अब ये स्पोर जब बनाता है, देखो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सुपरफिशियल कि माइक्रोस्पोरिडिया हमारी बॉडी के अंदर आके एंटर करके कैसे ग्रो करता है। तो बेसिकली स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर बना सकता है, स्पोर को जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट के बाद ये क्या निकालता है वहां से, पोलर ट्यूब्स। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा, ये आपका स्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरिडिया का स्पोर है, जो यहाँ से क्या निकल रही है, ये पोलर ट्यूब निकल रही है। पोलर ट्यूब के हेल्प से ये किससे कनेक्ट होता है, ये हमारा होस्ट का सेल है, ठीक है। जिस होस्ट के सेल को उसने अटैक कर रहा है, वो पोलर ट्यूब के हेल्प से उसको जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद इस माइक्रोस्पोरिडिया के अंदर जो स्पोरोप्लाज्म प्रेजेंट है, स्पोर के अंदर जो स्पोरोप्लाज्म प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं जो जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटीरियल को ये पोलर ट्यूब के हेल्प से इसके अंदर एंटर करा देता है, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब सारी जेनेटिक मटेरियल जो पैरासाइट का था वो कहाँ गया, होस्ट सेल के अंदर आ गया। जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होती है, बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डिवाइड करने की, स्ट्रक्चर को बनाने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसी वो इन्फॉर्मेशन होस्ट के सेल के अंदर आ जाएगी, वो होस्ट की मशीनरी को यूज में लेगा, वो पैरासाइट का स्पोर होस्ट की ही मशीनरी को यूज में लेगा और अपने नए स्पोर्स को बनाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब काफी सारे नंबर ऑफ स्पोर्स बन जाएंगे, तब वो होस्ट की जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी। उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और जो पास के सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरिडिया ग्रो करता है। कैसे करता है, स्पोर जर्मिनेशन होता है, उसके बाद पोलर ट्यूब बनती है। पोलर ट्यूब जो होती है इंटरैक्ट करती है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ, जुड़ गई है वो। फिर जो स्पोरोप्लाज्म है उसका स्पोर का, वो इंजेक्ट हो जाता है होस्ट की सेल के अंदर, किसके थ्रू, पोलर ट्यूब्यूल्स के थ्रू। उसके बाद जो स्पोरोप्लाज्म वो मल्टीप्लाई करता है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर ही, उसी के न्यूट्रिशन ले रहा है, उसी से शेल्टर ले रहा है ना, वो जगह भी उसने होस्ट सेल की ली है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है होस्ट सेल्स के अंदर, उसकी सारी मशीनरी काम में ले रहा है। फिर नए मेच्योर स्पोर्स को बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो होस्ट सेल्स है वो लाइज्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और जो आसपास के और अदर सेल्स उनको क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोस्पोरिडिया। नेक्स्ट हमारे सामने स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स भी बेसिकली एक ऐसा टाइप का प्रोटोजोआ है जो क्या बनाता है, स्पोरोजोन्स बनाता है, स्पोर्स बनाता है। लेकिन माइक्रोस्पोरिडिया और स्पोरोजोन्स के अंदर बीच में क्या सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर, कि दोनों स्पोर फॉर्मिंग है, दोनों ही स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो माइक्रोस्पोरिडिया का स्पोर्स है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो स्पोरोजोन्स के स्पोर है उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, ठीक है। जब हम इनको और भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कि दोनों में सिमिलैरिटी है, कि दोनों स्पोर फॉर्मिंग है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पोर का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रोस्पोरिडिया है उसके स्पोर्स क्या बना सकते हैं, पोलर ट्यूब्स बना सकते हैं। जो हमारे स्पोरोजोन्स के स्पोर्स हैं वो पोलर ट्यूब्स नहीं बनाते हैं, ठीक है।
सो स्पोरोजोन्स को हम स्पोरोजोन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव अ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल में भी एक ऐसी स्टेज आती है जब वो क्या बनाते हैं? स्पोर लाइक सेल्स बनाते हैं, और स्पोर लाइक सेल्स इन स्पोर्स के थ्रू ही वो होस्ट से होस्ट क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई स्पोरोजोन्स का इन्फेक्शन हुआ और किसी पास वाले पर्सन को वो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो स्पोर टू स्पोर ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रोटोजोआ, जिसके अंदर मैं डिस्कस करा कि 5 टाइप के हमारे प्रोटोजोआ होते हैं। कौन कौन से? एक बार रिवाइज करते हैं। अमीबा होता है, सेकंड इज फ्लैजिलेट, थर्ड इज सीलिएट्स, फोर्थ इज माइक्रोस्पोरिडिया एंड द फिफ्थ इज स्पोरोजोन्स। राइट, सो ये 5 है। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? शुरू के 3 में क्या सिमिलैरिटी? कि तीनों प्रोटोजोआ हैं, सिंगल सेल के हैं, मोटाइल इन नेचर, ये सिमिलैरिटी है। तीनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर का, कि जो मोटाइल करने में ये स्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं उनके अंदर अंतर आता है। ठीक है, जैसे अमीबा किसकी हेल्प से मूव करता है? स्यूडोपोड्स की हेल्प से मूव करता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके ऊपर स्यूडोपोड्स प्रेजेंट है तो वो अमीबा है। सेकंड जो है हमारा फ्लैजिलेट, वो किस स्ट्रक्चर की हेल्प से मूव करता है? फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है, जो विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सीलिएट्स हैं वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं? सीलिया की हेल्प से मूव कर पाते हैं। तो ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे सामने माइक्रोस्पोरिडिया एंड स्पोरोजोन्स, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही स्पोर फॉर्मिंग है। ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पोर के स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। और इन पांचों में क्या सिमिलैरिटी है? पांचों ही प्रोटोजोआ है, पांचों ही क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रोटोजोआ। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द अमीबा। ठीक है, अमीबा को हम देख रहे हैं जो एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है। इसमें क्या है? जो अमीबा होते हैं वो 3 टाइप के हैं। एक तो पैथोजेनिक अमीबा, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा गया है। पैथोजेनिक अमीबा, नॉन पैथोजेनिक अमीबा एंड फ्री लिविंग अमीबा। ठीक है, नाम से हमें समझ आ रहा है कि जो पैथोजेनिक अमीबा है वो डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो पैथोजेनिक अमीबा हुआ। मतलब मेरी बॉडी के अंदर ऐसा अमीबा एंटर करेगा और वो डिजीज कर रहा है तो हम उसको पैथोजेनिक अमीबा बोलेंगे। और अगर मेरी बॉडी के अंदर ऐसा अमीबा आ रहा है जो एंटर कर गया लेकिन पैथोजेनिक नहीं है, कोई डिजीज नहीं कर रहा है, मेरे अंदर आराम से मेरे फूड को ले रहा है, शेल्टर को ले रहा है, लेकिन कोई डिजीज नहीं कर रहा बदले में, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पैथोजेनिक। और थर्ड है हमारा फ्री लिविंग अमीबा, जो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में फ्री लिविंग रह रहे हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। पैथोजेनिक अमीबा क्या होते हैं? पैथोजेनिक अमीबा आर दोज प्रोटोजोआ दैट कैन कॉज इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन सॉइल, कहाँ मिलते हैं? ये सॉइल में, फ्रेश वाटर में, और कंटामिनेट वाटर सप्लाईज के थ्रू क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारा नॉन पैथोजेनिक अमीबा। नॉन पैथोजेनिक अमीबा क्या है? ये ऐसे अमीबा हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो दीज आर दी नॉन डिजीज कॉज नहीं करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, फूड लेंगे, शेल्टर लेंगे, लेकिन बदले में कोई डिजीज नहीं करेंगे। सो नॉन पैथोजेनिक अमीबा ऐसा ग्रुप है प्रोटोजोआ का या अमीबा का जो ह्यूमन के अंदर रहता है लेकिन बदले में कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन के कहाँ रह रहा है? जीआईटी ट्रैक्ट में रह रहा है, बदले में कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेल्स बोलेंगे फॉर दी ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारे फ्री लिविंग अमीबा। फ्री लिविंग अमीबा क्या होते हैं? सिंगल सेल प्रोटोजोआ है, ये हमें अंडरस्टैंड हो गया है, जो लिव मतलब रहते हैं कहाँ में? इन्वायरमेंट के अंदर विदाउट ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनको रहने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, कंपलसरी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी मतलब बेसिकली फ्री लिविंग अमीबा को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो इम्यूनिटी है किसी वजह से लो है, ठीक है, तो ये जो अमीबा है, इस टाइप की जो अमीबा है वो मेरी बॉडी के अंदर आकर क्या कर सकती है? डिजीज कॉज कर सकती है अगर मुझे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब अगर मेरी इम्यूनिटी डाउन है तो। ठीक है, सो अगर ये एक्सीडेंटली हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये क्या कॉज कर सकते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये बिना होस्ट के भी रह सकते हैं, फ्री नेचर में रह सकते हैं, फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। हमारे पैथोजेनिक अमीबा में कौन सा आता है? हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आता है। इसको हम डिटेल में पूरा अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, क्योंकि ये पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमें हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो नॉन पैथोजेनिक अमीबा है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारे एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा कोलाई, ई डिस्पर, ई हार्टमनी। ठीक है, यहाँ पे जो ई है वो एंट अमीबा ई है। नेक्स्ट है हमारा एंडोलिमैक्स नाना, और है नेक्स्ट है हमारा इयोट अमीबा बुश्चेली। ठीक है, सो दीज आर दी नॉन पैथोजेनिक अमीबा। जो इंपॉर्टेंट नॉन पैथोजेनिक अमीबा है वही हमने यहाँ पे लिखे हैं।
नेक्स्ट है हमारे फ्री लिविंग अमीबा, जिसके अंदर आता है हमारा बालामुथिया एम, अकेंथ अमीबा एंड निग्लेरिया फॉलेसी। ठीक है, सो दीज आर दी फ्री लिविंग अमीबा। इसको आप याद करने के लिए बैन वर्ड से याद कर सकते हैं। बी से क्या है यहाँ पे बालामुथिया, ए से क्या है यहाँ पे अकेंथ अमीबा, एंड एन से क्या है यहाँ पे निग्लेरिया फॉलेसी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी फ्लैजिलेट्स। ठीक है, अमीबा हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्लैजिलेट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है हमारा हीमोफ्लैजिलेट्स। हीमोफ्लैजिलेट्स का मतलब ऐसे फ्लैजिलेट्स या ऐसे फ्लैजिलेट्स जो हमारे बॉडी के अंदर आके हमारे ब्लड में इंफेक्शन कॉज करते हैं, तो वो कहलाते हैं हीमोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, यहाँ पे हीम किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ब्लड के लिए। अगर वो ब्लड में इन्फेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम हीमोफ्लैजिलेट्स बोलेंगे, जिसमें हमारे दो टाइप्स के आते हैं, लिशमेनिया एंड ट्रिपेनोसोमास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो फ्लैजिलेट है वो दूसरा कैटेगरी क्या है, अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज कर रहा है या ओरली डिजीज कॉज कर रहा है या जेनेटाइल इन्फेक्शन कर रहा है या फ्लैजिलेट्स हैं। ठीक है, ऐसे फ्लैजिलेट जो इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज कर रहे हैं, ओरली हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारे ओरल इन्फेक्शन कर रहे हैं, या फिर हमारे जेनाइटल इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो ये एक अलग कैटेगरी है जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे फ्लैजिलेट्स, जियार्डिया लैम्बलिया, ट्राइकोनोमोनास वेजिनलिस जो हमारे फीमेल वेजाइना में बेसिकली इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा चाइलोमेस्ट्रिक्स मेशेली, नेक्स्ट है एंटेरोमोनास, रेट्रोटामोनास एंड डाइंट अमीबा। ठीक है, सो दीज आर दी फ्लैजिलेट्स जो कहाँ पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में, ओरली एंड हमारे जेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्लैजिलेट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करा गया है, कौन कौन से फ्लैजिलेट्स किस ग्रुप के अंदर आते हैं, ये हम सुपरफिशियल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ नाम जरूर याद करने हैं इन सबके, राइट। नेक्स्ट है हमारे स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, प्लाज्मोडियम, बेबीसिया, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, सार्कोसिस्टिस, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। ठीक है, सो दीज आर दी स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट है हमारा सीलिएट्स। सीलिएट्स के अंदर सिर्फ एक पैरासाइट आता है, वो है हमारा बैलेंटेडियम कोलाई, और माइक्रोस्पोरिडियम में भी सिर्फ एक आता है, माइक्रोस्पोरा में भी सिर्फ एक आता है हमारा पैरासाइट, दैट इज माइक्रोस्पोरिडिया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी प्रोटोजोआ। अब हम बात करते हैं अबाउट दी मेटाजोआ। सो मेटाजोआ को फर्दर क्लासिफाई करा गया है तीन कैटेगरीज के अंदर। मेटाजोआ क्या होता है वो तो हमें पता ही है, क्या क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल्स तो हर एक सेल क्या करेगा, अपने एक अपना फंक्शन करेगा। तो जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं वो क्या है, हमारे मेटाजोआ, जिनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से, सिस्टोड्स, ट्रिमेटोड्स एंड निमेटोड्स। ठीक है, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या होती है कि तीनों ही मेटाजोआ हैं, तीनों ही मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बने हैं, तीनों ही पैरासाइट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या है वो डिफरेंस, जो सिस्टोड्स होते हैं बेसिकली उनको हम टेप वर्म्स के नाम से या फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर के होते हैं ये। ठीक है, सो जो सिस्टोड्स होते हैं इनको हम टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं और फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, सी से केक, केक एकदम फ्लैट होता है ना, तो इनका स्ट्रक्चर भी एकदम फ्लैट होता है। सिस्टोड्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, इंटेस्टाइनल और हमारा टिश्यू। ठीक है, मतलब सिस्टोड, ऐसे सिस्टोड जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कर रहे हैं तो वो इंटेस्टाइनल सिस्टोड्स हैं, और ऐसे सिस्टोड जो टिश्यू में इन्फेक्शन कर रहे हैं तो वो टिश्यू सिस्टोड्स हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टोड्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस और टीनिया सोलियम। ठीक है, ये टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन करते हैं, टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सोलियम, एच नाना, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम एंड डायपैलिडियम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो टीनिया सोलियम है वो इंटेस्टाइन के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और वो टिश्यू के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, टीनिया सोलियम इंटेस्टाइनल भी है और हमारा टिश्यू इन्फेक्शन भी कॉज करता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स बेसिकली क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम फ्लूक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम फ्लूक्स के नाम से, इनका जो दूसरा नाम है वो फ्लूक्स है। ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं चीजें, और इनको हम, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक होता है। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिमेटोड्स, ट्री, ट्रिमेटोड्स में क्या आता है, ट्री एक वर्ड आ रहा है, ट्री में क्या होती है, लीव्स होती हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे मेटाजोआ जिनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिमेटोड्स बोलते हैं। और ट्रिमेटोड्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, इंटेस्टाइनल, ब्लड स्पीशीज एंड टिश्यू। ठीक है, जो इंटेस्टाइन के अंदर कॉज करता है वो क्या है हमारा फैस्क्यूलोप्सिस बस्की, और जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है वो क्या है हमारा शिजिटोजोमल स्पीशीज, और टिश्यू के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, अगर टिश्यू किसका है, लिवर का, तो वो क्या है हमारा फेस्क्यूला हेपाटिक, और अगर वो डिजीज कॉज कर रहा है हमारे लंग्स के अंदर तो वो क्या है हमारा
पैरागोनिमस वेस्टरमनी। ठीक है, सो ये है हमारे ट्रेमेटोड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमेटोड्स के बारे में। निमेटोड्स बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सिस्टोड, ट्रेमेटोड्स, नेमेटोड्स तीनों क्या है, मेटाजोआ, लेकिन तीनों में डिफरेंस किसका है, इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जो सिस्टोड्स हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, ट्रेमेटोड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और निमेटोड्स एकदम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसको अब याद कर लीजिए। जैसे निमेटोड्स, नीम वर्ड आ रहा है, नीम की पत्ती को आप ऐसे घुमाओगे, है ना, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है ना, तो सिलेंड्रिकल शेप के क्या होते हैं, हमारे निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, इंटेस्टाइनल निमेटोड्स, टिश्यू निमेटोड्स एंड ब्लड निमेटोड्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल निमेटोड्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, एंटेरोबायस वर्मिकुलारिस, ट्राइचूरा ट्राइचिस, एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड्स, निकेटर अमेरिकानस, एनसाइक्लोस्टोमा एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से इंटेस्टाइनल निमेटोड्स हैं। नेक्स्ट हमारे टिश्यू निमेटोड, जिसमें आते हैं हमारे ट्राइचिनेला स्पैरालिस एंड ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ब्लड के अंदर कौन कौन से आते हैं, वुचेरिया बैनक्रोफ्टी, ब्रुगिया मलाई, लोआ लोआ एंड ऑनकोसर्का वल्व्यूलस। ठीक है, सो दीज आर द निमेटोड्स, इंटेस्टाइनल, टिश्यू एंड ब्लड। सो हमने इसमें देख लिया कि प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। मेटाजोआ और उसके क्लासिफिकेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब फाइनली हमारे सबके सामने है हमारे लिए एक मैसेज। द मैसेज इज, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स देन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैरामेडिकल फील्ड से हूँ। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग माई स्टडीज सब मुझे बोलते थे कि तुम्हें मेडिकल करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, बट ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मेरे माइंड में एक थॉट रहता था कि जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास जो पढ़ने के लिए सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उनके पास जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है पढ़ने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके पास एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए काफ़ी समय नहीं होता है। एंड कंपेरेटिवली हमारा जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम है, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी कम है, तो हमारे पास बेनिफिट क्या है कि हम एक एक टॉपिक को ज़्यादा समय देख सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, उन्हें ज़्यादा समय देख के, उसको ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करके। ठीक है, सो यही मैसेज हमें सेम कह रहा है कि अगर हम लाइफ में ग्रेट थिंग्स को नहीं कर सकते तो हमें स्मॉल थिंग्स को ग्रेट वे में करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, राइट? So all the very best to all of us, and yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.